टॉपिक पढ़ेंगे हम। मैं बाकी सब समझा दूंगा तुम्हें कि क्या चीज सिलेबस में नहीं है। आप भी देख लेना, मुझे बता देना। जो मुझे पता है मैं आपको बता दूंगा। सुनिए भाई, लास्ट क्लास में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी। एक मिनट, कोई बच्चा नहीं कह रहा है। लास्ट क्लास में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी। जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने बॉन्डिंग समझाई थी, स्ट्रॉन्ग लिगैंड और वीक लिगैंड लेकर। ये उसी बॉन्डिंग का दूसरा पार्ट है। ये लास्ट क्लास में था और आज हम पढ़ेंगे CFT, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी सी ऑर्बिटल की शेप पता होनी चाहिए। चलो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। देखो, इस चैप्टर में हमारे दो तरीके के कॉम्प्लेक्स आए हैं। एक जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था और एक जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था वो मैं दिखाता हूं। एक CrNH36 3+। अब जैसे इसने क्रोमियम ने 6 बॉन्ड बनाए हुए हैं अमोनिया के साथ, या CuCN4 2-, तो इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो या तो आपको टोटल जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो 6 दिखाई दे रहे थे या 4। आप पीछे से चेक करना। बाकी मैं आपको बता तो रहा हूँ, फिर चेक करने वाली कोई बात ही नहीं है। मैंने कहा कि दो तरीके के लिगैंड, दो तरीके के कॉम्प्लेक्स थे हमारे, एक 6 वाला एक 4 वाला। अब जैसे इसमें बच्चे ये ना भूल जाएं कि भाई लिगैंड डाइडेंटेट भी होते हैं। अब जैसे ईएन है तो वो डाइडेंटेट है, वो एक साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो वो ये टोटल बॉन्ड 4 हो गए, क्योंकि एक अकेला 2 बॉन्ड बनाता है तो दो ने 4 बनाए। अब सुनिए, तो ये पहले दिमाग में बिठा लेना है। देखो, जब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जैसे Ml6। अब ऊपर कुछ भी चार्ज हो, M मतलब मेटल, L मतलब लिगैंड, 6। ऊपर जो भी चार्ज है प्लस माइनस, जैसे भी 3+ है मान लो, जरूर थोड़ी है 3+ हो, तो पता नहीं कितना चार्ज है। और एक Ml4। तो जो Ml6 है ना, पहले उसे समझना है, यानी ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। क्योंकि 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो इसकी शेप ऑक्टाहाइड्रल रहेगी। ऑक्टाहाइड्रल शेप जैसे मेटल। अब ऑक्टाहाइड्रल शेप समझना, जैसे ये मेटल है, एक बॉन्ड ऊपर एक नीचे, एक ऐसे एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। ये 3 एक्सिस है, ध्यान देना, एक्स, वाई और जेड। अब ये वैसे कैसे भी दिख रहे हो यहाँ पर, देखो समझ में तभी आएगा जो बातें मैं बता रहा हूँ। अब जो बताऊंगा उस पे तो जरा अच्छे से ध्यान रखना। जो आपका जेड एक्सिस है ना, वो कुछ ऐसे है। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है।
तो जो आपका जेड है, एक्स वाई तो दिख रहा है, तो जो जेड आपको ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे नहीं है, वो ऐसे है। अब पेपर पे ऐसे नहीं दिखेगा, तो वो ऐसे है, ये ऐसे दिख रहा है, मगर है वो ऐसे। तो ये जेड एक्सिस है आपका। अब अगर मैं इन कॉर्नर्स को मिलाता हूं, इसे देखो, एक लिगैंड यहां है, एक लिगैंड ने यहां से बॉन्ड बनाया है, एक ने यहां से, एक ने यहां से, एक ने यहां से। तो ऐसा क्यों किया है लिगैंड ने, ऐसे क्यों बॉन्ड बनाया है, ताकि मिनिमम रिपल्सन रहे। ये 11th क्लास के हिसाब से मिनिमम रिपल्सन रहे और मैक्सिमम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जितनी ज्यादा रहेगी इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ना। अच्छा, मेरा कोई मकसद नहीं है ये समझाने का कि किसी मॉलिक्यूल की शेप जैसी है वैसी क्यों होती है, ये तो अलग एक बात है। लेकिन मैं आपको एक चीज याद दिला रहा हूँ कि कोई भी मॉलिक्यूल कोई स्ट्रक्चर बनाता है तो वो इसलिए बनाता है ताकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, बॉन्ड पेयर्स हो चाहे लोन पेयर, यहाँ तो सारे बॉन्ड पेयर है, उनके बीच रिपल्सन कम रहे। तो 6 बॉन्ड में जो सबसे अच्छी स्ट्रक्चर है वो ऑक्टाहाइड्रल है, इनमें रिपल्सन सबसे कम रहता है। ध्यान ये देना है यहीं पर ही कि दो लिगैंड एक्स एक्सिस से अटैक करते हैं, अटैक समझ लीजिए, या बॉन्ड बनाते हैं ऐसे। दो लिगैंड वाई एक्सिस से, दो लिगैंड जेड एक्सिस से, ऐसे। तो ये जो दोनों हैं ये जेड एक्सिस से अटैक करते हैं, ये दोनों एक्स से, और ये दोनों वाई से। ये दोनों, ये वाई एक्सिस से अटैक कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस से, ये जेड एक्सिस से। फिर मैं कह रहा हूं, इस बात पर ध्यान दो, टोटल 6 लिगैंड है, दो एक्स एक्सिस से अटैक कर रहे हैं, दो वाई से, दो जेड से। इससे क्या होगा, ध्यान देने से मैं बता रहा हूं अभी आपको, ये टॉपिक समझा समझाया है। ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े या सोचना पड़े घर पे। बस आप अगर ये एक्सिस वाली बात को ध्यान में रखें कि दो लिगैंड एक्स एक्सिस से, दो वाई से और दो जेड से अटैक करते हैं। आप 30 सेकंड इस बात को सोचिए अपने मन में कि दो लिगैंड एक्स एक्सिस से दिख रहे होंगे, दो वाई से, दो जेड से। हम्म। अब क्या करना है देखो, स्क्रीनशॉट लो। अब मान लो जैसे कोई एटम है, समझो एम, कोई आयन है, जैसे मान लो मैग्नीज 2+ है। आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमको एक टॉपिक समझना है, वो किसी के भी एग्जाम्पल से समझाया जा सकता है। तो मैग्नीज Mn2+ में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d5 है। फोर एस तो निकल गया, तो हर किसी में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। जो पहली 3 ऑर्बिटल है ना, उनको कहते हैं dxy, dyz, dzx, और जो बाद की है उन्हें कहते हैं dx² - y² dz²। अगर इसमें ऑर्बिटल्स का थोड़ा सा नॉलेज ज्यादा हो ना, तो ये टॉपिक ज्यादा समझ में आता है। लेकिन देखिए, मैं बता रहा हूं अपनी तरफ से जो भी है, ये 5 ऑर्बिटल है। जो dxy होती है ना, अगर हम कहते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन dxy में है, तो इसका मतलब ये होता है कि मैग्नीज, ये मैंने लिखा, ये मैग्नीज का न्यूक्लियस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई, ये एक्स है, ये वाई।
तो अगर मैं वही वाला एक्स वाई है, जैसे मेटल, ये एक्स एक्सिस, देखो ये वही एक्स एक्सिस है जहां से लिगैंड अटैक कर रहा है, और ये वही वाई एक्सिस है। उस स्ट्रक्चर में दोनों को मैच करते रहना है। इस स्ट्रक्चर में यहां से और यहां से लिगैंड अटैक कर रहा है उसमें, और वाई से कर रहा है। अगर ये मैग्नीज का न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ होते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डीएक्स वाई है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स और वाई के बीच है, यहां या यहां या यहां। तो इतनी जगह हो सकता है। नहीं, ये ऐसा है कि जैसे मैं ये कह रहा हूं, इस इलेक्ट्रॉन का घर है ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्स और वाई एक्सिस के अंदर, ये 4 लॉब्स में रहता है, बीच में, एक्स और वाई के बीच में। ये अपना ज्यादातर समय यहाँ या यहाँ या यहाँ या इन चारों में से किसी भी लॉब में ये अपना ज्यादातर समय गुजारता है, अपनी जिंदगी। इसे ऑर्बिटल कहते हैं। अब आपको अगर ऐसे ऑर्बिटल समझने में दिक्कत है, तो आप इतना समझिए कि ये इलेक्ट्रॉन इस एरिया, इन चारों में से किसी भी एक एरिया में रहता है। कभी ये यहाँ चला जाता है, रात में यहाँ, दिन में यहाँ, दोपहर में यहाँ, ऐसे ऐसे ये। और ये जो इसका जो रहने की जगह है जो इसकी, वो एक्स और वाई के बीच है, एक्स और वाई पे नहीं है, एक्स और वाई के बीच। तो अगर देखो लीगैंड मैग्नीज तक पहुंचने की कोशिश करता है, तो वो एक्स एक्सिस से करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं आएगा लीगैंड और मैग्नीज के, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये एक्स और वाई के बीच है। और जो लीगैंड अटैक करता है अगर मान लो एक्स से, तो एक्स वाला स्पेस तो खाली है, ये तो बीच में है एक्स और वाई के। अगर लीगैंड वाई से अटैक करता है, तो ये भाई साहब लीगैंड के, ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला, इसका नाम रख लो कुछ भी, ये मेटल और लीगैंड के बीच में नहीं आएगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन वाई जेड का है, थोड़ी छोटी शेप बनानी पड़ेगी, इतना बड़ा बोर्ड नहीं है ये। अगर इलेक्ट्रॉन वाई जेड है, डी वाई जेड, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन वाई और जेड एक्सिस के बीच है। ये वाई एक्सिस है और ये जेड। तो अगर कोई लिगैंड जेड एक्सिस से अटैक करता है या वाई से, ये वाई जेड एक्सिस है, कितनी चीजें लिख दूं यहां, इसलिए ज्यादा नहीं लिख रहा हूं। अगर कोई लिगैंड जेड एक्सिस से अटैक करता है या वाई से, तो भी ये इलेक्ट्रॉन लिगैंड और मेटल के बीच नहीं आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जेड और वाई एक्सिस पर नहीं है, बल्कि जेड और वाई एक्सिस के बीच है। अगर आप ये ऑर्बिटल्स नहीं समझते हैं, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर आपको ये शेप्स की जानकारी है, तो शायद आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। डी जेड एक्स, अब फिर से सुनना, फिर से मैं वही बात कहूंगा, ये जेड एक्सिस है और ये एक्स है। अगर इलेक्ट्रॉन डी जेड एक्स का है, तो वो ना तो एक्स एक्सिस पर है ना ही जेड, दरअसल वो एक्स और जेड के बीच है, यहां एक्स और जेड के बीच। तो लीगैंड देखो, तुम्हें बस ये देखना है, पहली 3 ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन है, इसका नाम रख लीजिए कुछ भी, जैसे इलेक्ट्रॉन, ये सैंडी है, ये मान लो कैंडी है, और ये जैंडी है। इतना समझो कि सैंडी एक्स और वाई के बीच रहता है, या तो यहां, यहां या यहां, कहीं भी, मगर एक्स वाई के बीच। कैंडी जेड और वाई के बीच रहता है, वहीं जैंडी एक्स और जेड के बीच रहता है। लेकिन लीगैंड या तो एक्स एक्सिस से अटैक करता है, या वाई से, या जेड से। तो ये लीगैंड के बीच में नहीं आते हैं, मेटल और लीगैंड के बीच में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्सिस के बीच में, देखो ये इस तरह से है कि इलेक्ट्रॉन यहां है। जैसे अगर मैं कहूं कि कोई लिगैंड एक्स से अटैक कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इस जगह है, एक्स और जेड के बीच। तो लिगैंड अगर अटैक कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्स और जेड के बीच है।
ये बात आ रही है समझ में? ये बताओ कि मैं ये कह रहा हूं, मैं पूछता हूं फिर बताना। इन तीनों केसेस में, यानी ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन है, ये मेटल और लिगैंड के बीच में नहीं आते हैं, ये तीनों। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताओ। हम्म। हम्म। ठीक है, इन 5 को तो आ रही है, बाकियों को आ रही होगी, बाकी मैंने पूछ लिया, अब आप देख लेना। लेकिन अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कौन सी ऑर्बिटल होती है? जैसे सपोज ये मेटल है, तो इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, अब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन या तो एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पर है। बीच में नहीं है। समझो, कभी आप कहो कि अंतर नहीं समझ में आया, देखो, अगर डी एक्स वाई है तो इलेक्ट्रॉन एक्स और वाई के बीच रहता है, एक्स और वाई के बीच। लेकिन अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो वो एक्स और वाई के ऊपर रहता है। ये लीगैंड और मेटल के बीच में आएंगे इलेक्ट्रॉन, ये वाला। इसका नाम रख लो, चाहे इसका नाम रख लो कुछ भी, इसका नाम रख लो चाहे तुम ए रख लो, चलो ये बी। जो इलेक्ट्रॉन ए है वो मेटल और लीगैंड के बीच आएगा, क्योंकि लीगैंड एक्स एक्सिस से अटैक करेगा या वाई एक्सिस से या जेड से। तो ये जेड पे तो नहीं है, लेकिन अगर लीगैंड ने एक्स और वाई से अटैक किया तो ये मेटल और लीगैंड के बीच में आएगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ये श्योर हो गया कि ये मेटल और लीगैंड के बीच में आएगा। वहीं जो जेड स्क्वायर होता है, डी जेड स्क्वायर, ये जेड एक्सिस है, ये न्यूक्लियस है। जेड स्क्वायर की शेप ऐसी होती है कि इलेक्ट्रॉन या तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इस हिस्से में रहता है या इस हिस्से में रहता है, या फिर इस एक ऐसा डिजाइन भी होता है इसमें बीच में। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है, यहां जा सकता है और यहां। तो जेड एक्सिस पर रहते हैं ये इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब ये है। तो जो लीगैंड जेड एक्सिस से अटैक कर रहे हैं वो इन्हें रिपेल करेंगे, ये मेटल और लीगैंड के बीच में आएंगे। यानी जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर रहते हैं। जो डी जेड स्क्वायर है वो जेड एक्सिस पर रहते हैं इलेक्ट्रॉन। और लीगैंड अगर मेटल की तरफ बढ़ता है तो वो एक्स वाई और जेड एक्सिस से बढ़ेगा, और ऐसे में ये दोनों ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन मेटल और लीगैंड के बीच में आएंगे। एक बार ये बता दो बस, फिर मैं समझा दूंगा, फिर मुझे समझ आ जाएगा कि कुछ बताना है कि नहीं। हम्म। अब सुनो, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखो, ये शेप मुझे मिटानी पड़ेगी, और मुझे एक बार आप 1 मिनट सोच लेने दीजिए।
ये शेप अगर मिटा दो, दोबारा ना बनानी पड़े। नहीं, 1 मिनट रुको। एक मिनट रुकना बस, स्क्रीनशॉट लो इसका। हम्म, हम्म, हम्म। तो मैं ये कहता हूं अब कि सपोज एक मेटल है, जैसे Mn2+ है। भाई मैग्नीज को सोच समझ के नहीं लिया गया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। बस मैग्नीज में सभी में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, तो समझाने में ज्यादा आसानी रहती है। तो मैं आपसे ये कहूंगा, ये dxy है, ये dyz है, ये dzx है, ये dx² - y² है, ये dz² है। तो मैं जस्ट इतना कहूंगा आपसे कि अगर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, आप इस बात पर ध्यान ना दे रहे हो तो मैं बता दूं, अगर कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहाइड्रल है तो वो इस तरह से, लेट्स सपोज कि लिगैंड इस तरह से अटैक कर रहे हैं, तो जब लिगैंड लिगैंड क्या लेके आता है पता है? लोन पेयर। लोन पेयर लेके आता है मेटल से बॉन्ड बनाने के लिए। यहां लिख लो, लिगैंड लोन पेयर लेके आता है मेटल से बॉन्ड बनाने के लिए। तो जो dxy है, उन्हें ज्यादा रिपल्सन फील नहीं होता, क्योंकि वो मेटल और लिगैंड के रास्ते में नहीं आते। जो लिगैंड है वो या तो एक्स एक्सिस से अटैक करते हैं, दोनों एक्स से कर रहे हैं, ये दोनों वाई से, ये दोनों जेड से। तो dxy जो होते हैं वो एक्स और वाई के बीच होते हैं, एक्स और वाई पर नहीं होते। तो जो dxy है वो मेटल और लिगैंड के बीच नहीं आते। dyz वाई और जेड के बीच होता है, वाई और जेड के बीच, यहाँ वाई और जेड के बीच, यहाँ जेड और वाई यहाँ। तो लिगैंड एक्सिस से अटैक करता है तो ये भी बीच में नहीं आते, ये जेड और एक्स के बीच होते हैं। और लिगैंड अटैक करता है एक्सिस से तो ये भी बीच में नहीं आते। तो इन तीनों को लिगैंड, ये इलेक्ट्रॉन है और लिगैंड लोन पेयर लेके आगे बढ़ रहा है, तो इन तीनों को लेस रिपल्सन, कम रिपल्सन फील होता है, और इन तीनों को, दोनों को ज्यादा। क्योंकि ये लिगैंड और मेटल के बीच आ जाता है, तो इनकी जो एनर्जी रहती है वो कम रहती है। जहां पर रिपल्सन ज्यादा होता है वहां एनर्जी ज्यादा होती है, धक्का मुक्की से एनर्जी बढ़ती है। तो इन दो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लिगैंड के रिपल्सन से बढ़ जाती है, इन तीन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम रहती है। इस तरह टोटल 5 ऑर्बिटल्स में एनर्जी में डिफरेंशिएट आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है एनर्जी में। अब ये पांचों ऑर्बिटल सेम एनर्जी की नहीं है। जो ये 3 ऑर्बिटल्स हैं ये लेस एनर्जी वाली है, और ये 2 हैं ये मोर एनर्जी वाली है। वैसे एक ही सब शेल की जितनी भी ऑर्बिटल होती हैं सबकी एनर्जी सेम रहती है।
मगर इनकी सेम रहती है जब तक मेटल से लिगेंड ना जुड़ा हो। ये सुनने वाली बात है। अगर मैग्नीज अकेला है Mn2+, इसके साथ कुछ नहीं है, तो इन पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम रहेगी, क्योंकि इस समय लिगेंड नहीं है। लेकिन अगर मैग्नीज पर अमोनिया यानी लिगेंड अटैक कर दे, तो सबकी एनर्जी में चेंज आ जाए। इन तीन की एनर्जी घट जाएगी, इन दो की बढ़ जाएगी, अगर मेटल के साथ लिगेंड जुड़ा हुआ है। जब तक, ये बात मैंने बोली है, कभी पेपर में आ जाए और आप लिखे ना, इसलिए मैं कह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर इन्हें रिपल्सन ज्यादा फील हो रहा है, तो देखो क्या होता है, स्क्रीनशॉट लो। ये देखो रिजल्ट है, अब जो मैं बता रहा हूं ये इस टॉपिक का पूरा रिजल्ट रहेगा। देखो हम्म देखो रिजल्ट ये है कि जो तीन ऑर्बिटल हैं, dxy, dyz, dzx, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। और जो दो ऑर्बिटल हैं, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जो एनर्जी में डिफरेंशिएट आया है ना, एक तरीके से यहाँ लेस रिपल्सन है, फिर यहाँ लिख दूं, फिर यहाँ कुछ और भी चीजें लिखनी है। जो लेस एनर्जी वाला लेवल है ना, उसको बोलते हैं T2G, यानी इन तीन को जो लेस एनर्जी वाला लेवल है, इसको T2G, और जो ज्यादा एनर्जी ज्यादा एनर्जी वाला लेवल है, उसको बोलते हैं EG। नाम का ना स्पेक्ट्रम से कुछ लेना देना है, बड़ा इंपॉर्टेंट और मतलब बड़ा डीप है ये नाम। कभी डालना गूगल पे, आपको तब समझ में आएगा। जस्ट आप ये जान सकते हैं कि इन्हें T2G बोला जाता है और EG। ये नाम कहां से आया, ये एक लंबा कंसेप्ट है। बस ये समझ में आ गया कि इनमें क्या डिफरेंस है। डी ऑर्बिटल दो हिस्सों में टूट गई हैं। अच्छा, जो एनर्जी इन्हें तोड़ने में लगाई गई है, आप ऐसा समझ लीजिए कि एक को कम रिपेल किया जा रहा है और एक को ज्यादा। जैसे मैं लीगैंड हूं, तो मैं T2G को कम रिपेल करता हूं, EG को ज्यादा। तो जो इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस है, T2G और EG एनर्जी में डिफरेंस है, T2G नीचे है और EG ऊपर है, इसको कहते हैं डेल्टा O। डेल्टा O का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस है, T2G और EG का। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि EG को ज्यादा रिपेल किया जा रहा है, तो उसकी रिपल्सन, उसकी एनर्जी बढ़ रही है। T2G को कम रिपेल किया जा रहा है, तो उसकी एनर्जी घट रही है। तो इसलिए ये डिफरेंस आ रहा है। जो ये एनर्जी है ना T2G वाली, ये है इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस, T2G लेवल और EG लेवल की एनर्जी में डिफरेंस। ये जो एनर्जी है ना इन तीनों ऑर्बिटल्स की, वो डेल्टा नॉट का 2/5 है। यानी इन दोनों की एनर्जी में जो डिफरेंस है, उसका 2/5। और ये जो EG है, वो लैम्डा नॉट का 3/5 है। ये डायरेक्ट याद रखना है, कभी क्या पता लैम्डा नॉट दे दे या लिखने के लिए ही दे दे।
ये कम एनर्जी आएगी और ये ज्यादा एनर्जी आएगी। अब सुनिए, इन इलेक्ट्रॉन्स का नाम रख लीजिए, जैसे इसका नाम कुछ भी नाम रख लीजिए, ए बी सी, और इनका नाम है डीई, ए बी सी डी। अब ये समझिए कि जो डी और ई है वो मेटल और लिगैंड के बीच आते हैं, और जो ए बी सी है वो मेटल और लिगैंड के बीच नहीं आते हैं। अब एक केस है, अब अगर मान लो कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, दो केस है, देखो टू केस, दो केस। अगर लिगैंड वीक है या स्ट्रॉन्ग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे लास्ट में आ रही है ना, देख लो कोई मैसेज ना लिख रहा हूं। ये दो केस है, सबसे लास्ट में आ रहे हैं ना। अगर लिगैंड वीक है तो जो डेल्टा नॉट है वो सी से कम है। अभी बता रहा हूं मैं इसका मतलब, अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो डेल्टा नॉट सी से ज्यादा है। ऐसा नहीं कि इसको ऐसे ही फेंक देना है, इस चीज को समझना है। बस एक बार पानी पी लो, रुक जाओ, मुंह बहुत सूख रहा है बोलते बोलते। हम्म, देखो वैसे डेल्टा नॉट का नाम है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। आप नाम पे बच जाइए, आप मेरी तरह समझना जैसे मैं समझाता हूँ। जैसे इनका नाम रख लीजिए भाई, इलेक्ट्रॉन डी, सपोज वीक लिगैंड है, वीक लिगैंड वीक है, जैसे H2O है या क्लोराइड है, ब्रोमाइड है। अगर लिगैंड वीक है, देखो डी और ई क्या कह रहे हैं, डी और ई ये कह रहे हैं, सुनना मेरी बात, डी और ई कह रहे हैं कि भाई लिगैंड हमें ज्यादा रिपेल कर रहा है और एबीसी को कम। तो ई कह रहा है कि क्यों ना हम भी नीचे ही चले, यहां इस जगह को छोड़ के यहां पेयरिंग कर लेते हैं। भाई डी कह रहा है, डी ने कहा ई से कि अगर पेयरिंग करने के लिए ए के पास जाऊंगा तो ए भी मुझे रिपेल करेगा, तो ए का रिपल्सन सहने से अच्छा है कि मैं लिगैंड का रिपल्सन सह लूं। लेकिन लिगैंड वीक है, अगर लिगैंड वीक है तो डी ने कहा कि लिगैंड जो हमें रिपेल कर रहा है, यानी इस रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है, वो ज्यादा नहीं है, वो रिपल्सन ज्यादा नहीं है, क्योंकि लिगैंड वीक है। तो डी ने यही रहना सही समझा। अगर डी ए की ऑर्बिटल में जाता है या बी या सी, यानी पेयरिंग करने जाता है, अगर डी पेयरिंग करने जाता है यानी इस जगह को छोड़ता है, तो पेयरिंग करनी पड़ेगी, जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो डी अगर जोड़ा बनाता है तो उसे रिपल्सन ए और बी या सी से ज्यादा महसूस होगा। ये कह रहे हैं सी का मतलब है पेयरिंग में रिपल्सन, एक तरीके से ऐसे समझिए, पी का मतलब है पेयरिंग में रिपल्सन। हालांकि पी एनर्जी है, एनर्जी जो पेयरिंग के लिए चाहिए, पेयरिंग में रिपल्सन, पी पेयरिंग में रिपल्सन है। और डेल्टा नॉट पता है क्या है, डेल्टा नॉट एक तरीके से समझिए लिगैंड का रिपल्सन। डी कह रहा है कि पेयरिंग करने में रिपल्सन ज्यादा है और लिगैंड का रिपल्सन कम है, क्योंकि लिगैंड वीक है, तो यही बने रहने में फायदा है। क्योंकि इससे ज्यादा रिपल्सन तो तब लगने लगेगा जब डी पेयरिंग की कोशिश करेगा।
लेकिन अगर लिगैंड स्ट्रांग है तो वो रिपल्सन ज्यादा लगाएगा इन पर। पी का मतलब है पेयरिंग में रिपल्सन। अगर लिगैंड स्ट्रांग है तो वो इन दोनों पर रिपल्सन ज्यादा लगाएगा, और जब इन दोनों पर रिपल्सन ज्यादा लगेगा तो ये पेयर्ड होने की कोशिश करेंगे। पेयरिंग में भी रिपल्सन लगेगा, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन पेयरिंग में रिपल्सन कम है कंपेयर लिगैंड के रिपल्सन को सहने से। तो जब स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है तो यहां इतना ज्यादा रिपल्सन लगता है कि इजी वाले इलेक्ट्रॉन C2G में पेयर्ड होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पेयरिंग होने के लिए जो रिपल्सन लगेगा, यानी पेयरिंग होने में जो एनर्जी लगेगी वो कम है, बजाय क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यानी लिगैंड के रिपल्सन को सहने से। अब बताओ, ये मैंने यहां खत्म कर दिया। ये मैंने समझाया कि पेयरिंग क्यों करते हैं स्ट्रॉन्ग लिगैंड के केस में, इजी वालों को T2G में क्या क्यों घुसा देते हैं। अब बताओ, इतना समझ आया? हम्म, ठीक है। अरे वो तो सिर्फ ये लिखा है, जैसे डेल्टा नॉट का 3/5 है ना, ये लो स्क्रीन शॉट ले लो इसका, चाहे लाइट बंद कर दें। डेल्टा नॉट का 3/5 यानी इजी वाली एनर्जी जो है वो डेल्टा नॉट का 3/5 है, यानी ज्यादा है इजी वालों की, और T2G वालों की एनर्जी डेल्टा नॉट का 2/5 है, यानी कम है। अब ज्यादा अच्छे से तो तभी समझ में आएगा जब आप एक बार इसकी रिकॉर्डिंग देखना, चाहे कोई भी क्लास हो, अगर आप दोबारा उसको देखेंगे तो ज्यादा ही समझ में आएगा, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि समझना क्या है। शुरुआत में आपको ये समझ नहीं आता है कि समझना क्या है। भाई मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए जल्दी। हाँ, मेरा भी मुंह काफी ड्राई हो रहा है, तो पता नहीं क्यों बोलने में थोड़ी दिक्कत सी हो रही है, अटक रहा है। जल्दी बता रहा है। ठीक है, अब सुनिए, ये ऑक्टाहाइड्रल के लिए जो भी हम पेयरिंग करते हैं, ये वाली बात मेरी ध्यान से सुनना, एक बार और बोल रहा हूं, जो बात मैं अब बोलूंगा वो ध्यान से सुनना, जो बात मैं अब बोलूंगा वो ध्यान से सुनना। जब भी हम पेयरिंग करते हैं ना, तो 90% केस ऑक्टाहाइड्रल वाले ही होते हैं। पेयरिंग हम ऑक्टाहाइड्रल में ही करते हैं 90%। जो टेट्राहाइड्रल है उसमें पेयरिंग बहुत कम होती है, इसका कारण भी बताया जाएगा। लेकिन आप ये एक चीज मैं आपको बुक दिखाऊंगा, ध्यान से देख लेना। देखो, देखो यहाँ है हम इस टॉपिक पर, ये डेल्टा नॉट और पी मैं समझा रहा हूँ। इसके बाद मैं कलर समझाऊंगा, जो कि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, लेकिन अगर मैं कहूंगा कि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ तो बच्चे मानेंगे नहीं। शायद हो सकता है इसी टॉपिक में से क्वेश्चन आने लग जाए उनके। हालांकि मैं समझा चुका हूँ, मैं आपको पहले ही बता दूं, लेकिन मैं इसे बता दूंगा। ये जो टॉपिक है मैं ये दिखा रहा हूँ रिकॉर्डिंग में, आप देख लेना, मेरे को बता देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इसको भी समझाने में। 9.6 से ये सिलेबस में नहीं है, ये 2 पेज 9.6 से, हाँ ये देख लो चाहे 9.6 है। अब ये बातें इकट्ठी ना करो, साथ साथ लिख लिया करो। वहीं जो एक टॉपिक था बीच में,
आइसोमर, ये लास्ट ईयर भी, देखो मेरे को तुमसे ज्यादा ही पता होता है, वो बात अलग है कि मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं कह देता हूँ कि आप बता देना। बाकी ये लास्ट ईयर भी नहीं था, उससे लास्ट ईयर भी नहीं था, और अभी भी मैंने सिलेबस देखा था तो ये आइसोमेरिज्म नहीं था। अगर आपको ये दिखेगा तो मैं इसको भी बता दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को इसे भी समझाना अच्छे से आता है। तो 9.1 नहीं था, और 9.4 मैंने नहीं पढ़ाया है, और 9.6 नहीं पढ़ाया है। 6 ये रहा, 6 से 2 ही पेज है, ये रहा 9.6। कलर मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। भाई सीएफटी का एक्सप्लेनेशन आता है। अब जैसे आपने कहा, देखो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने कहा कि सीएफटी का क्वेश्चन करा लो। देखो, जब भी हम पेयरिंग करते हैं ना वीबीटी में, लास्ट क्लास में मैंने कई ऑर्बिटल्स की पेयरिंग की है, आपको ये बता के कि अगर लिगैंड स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग करनी है, तो वहां पर हम सीएफटी ही तो अप्लाई करते हैं। अब इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बचते हैं, जैसे कि डेल्टा नॉट क्या है, जैसे पेयरिंग कब होती है, जब डेल्टा नॉट ज्यादा हो पी से, किस पर रिपल्सन ज्यादा होता है, ईजी पर टी2जी पर। अब अगर मान लो कि आपकी किस्मत ही खराब है तो वो ये कह दे 5 नंबर में कि सीएफटी समझाइए, तो वो एक अलग बात है। बाकी जो जैसे मैंने आपको जो समझाया है, अगर आपको ये समझ में आ जाए कि ईजी पर रिपल्सन ज्यादा है और टी2जी पर कम है, तो आप ऐसा कोई क्वेश्चन वो नहीं बनाएंगे जो आपका छूट जाए। पेपर अभी हाल फिलहाल में ही होगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन वो बना दे तो साल भर की फीस मैं वापस दे दूंगा, और जो कहोगे वो कर दूंगा। मगर करे कराए क्वेश्चन को नहीं कहना कि ये आपने नहीं बताया, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स है और उनमें ये साबित हो जाएगा कि बताया नहीं। तो ऐसा नहीं है कि देखिए, मैं हमेशा समझाता ही हूँ बच्चों को सही काम के लिए, लेकिन सही बात पसंद नहीं है बच्चों को। जैसे मैं कह देता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़नी है, और बच्चों को ये चाहिए एनसीईआरटी ना पढ़नी पड़े, पीछे के क्वेश्चन करने हैं, बच्चों को चाहिए ना करने पड़े। तो ऐसे में आपको एक चीज बता दूं कि चाहे कोई भी कंपटीशन हो, आजकल का क्या हिसाब है, आप सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए, बाकी आपको कुछ दिनों में आप यही बातें दूसरों को समझाएंगे। कंपटीशन का ये हिसाब है अब फिलहाल कि टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही आते हैं, एनसीईआरटी से ही आते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं जाता है। आपकी दिक्कत पता है क्या है, आप ये सोच लेते हैं कि अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मैं आपको पूरा पेपर एनसीईआरटी से बना के दे सकता हूं और आप एक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो एनसीईआरटी इनफ है आपको फेल करने के लिए, और मैं 100 बार कह चुका हूं ये बात। आपको कोई दूसरा सैंपल पेपर, देखो लोगों ने सैंपल पेपर बनाए, रीडर्स ने बुक बनाई है, सबको अपनी अपनी कमाई चाहिए। आपको बुक दी गई है एनसीईआरटी, वो टफ पड़ती है पढ़ने में, बच्चे उससे बचते हैं, बच्चे कोई दूसरा रास्ता तलाशते हैं। दूसरा रास्ता वही तलाशता है जिसको सीधा सीधा रास्ते में दिक्कत हो रही होती है, उसको समझ नहीं आता है, मेहनत कम करनी होती है, तो ये वो जगह नहीं है। मैं आपकी ऐसी कोई भी मदद नहीं करूंगा जिसमें कोई शॉर्टकट हो। ये टॉपिक है, मैंने आपको समझा दिया है, जो सिलेबस में नहीं है वो मैंने आपको बता दिया है। अगली क्लास से मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, उसमें कन्वर्जन आते हैं। आप होमवर्क नहीं करेंगे, 15-20 दिन की बात है, 20-25 दिन में मुश्किल से मुझे ये चैप्टर कराने हैं, 20 एक दिन में आप नहीं करेंगे होमवर्क, कोई आपको नहीं पूछेगा, साथ के ना बच्चे ना टीचर। तो आपको अगर करना है कुछ तो अभी से ही करिए, जैसा मैं कह रहा हूँ। पीछे के क्वेश्चन कीजिए एनसीईआरटी के, कुछ मत सोचिए दोस्त कौन सी किताब पढ़ रहा है, मैं कौन सी किताब पढ़ू, कुछ नहीं सोचना है। पीछे क्वेश्चन कीजिए, सॉल्यूशन खरीद के, अपने से ही नहीं लगे रहना, पहले सॉल्यूशन देखकर उससे करते हैं, फिर पीछे के क्वेश्चन को धीरे धीरे समझना है, फिर करना है। मैं ऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन कराऊंगा पीछे के।
किसी को बहुत जल्दी चाहिए तो मैं बहुत जल्दी भी कर सकता हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं बहुत जल्दी नहीं समझा सकता हूँ? समझा सकता हूँ जी, वो भी आपको पसंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं पीछे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा और मैं रिएक्शन समझा दूंगा। अब यहाँ ऑर्गेनिक में क्या होगा कि मैं पहले पीछे के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर चैप्टर बढ़ाऊंगा, तो उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। बच्चा तो ये बताएगा कि सर जी ने ये वाला चैप्टर 1 महीने में पढ़ाया। ये नहीं बताएगा कि सर जी ने पहले पीछे के क्वेश्चन कराए हैं। अब सुनो, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, 1 मिनट भाई, यहीं टिके रहना है जब तक मैं ना कहूँ चैप्टर खत्म। ज्यादा देर नहीं है, थोड़ा सा पानी पी लो। हम्म, अब सुनो, टेट्राहाइड्रल शेप पता है कैसी होती है? जैसे मेटल है, ये मैं इसके बॉन्ड जो है वो डॉट में बना रहा हूँ। ये वही एक्स वाई जेड एक्सिस, ऑक्टाहाइड्रल नहीं है ये तो मैं एक्सिस दिखा रहा हूँ, एक्स वाई जेड। फिर मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि डी ऑर्बिटल के डी एक्स वाई वाले इलेक्ट्रॉन एक्स और वाई के बीच में होते हैं, वाई जेड वाले बीच में होते हैं, जेड एक्स वाले बीच में होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई के ऊपर होते हैं, जेड स्क्वायर वाले जेड एक्सिस के ऊपर होते हैं। अभी बताया मैंने, ऑन एक्सिस ये दोनों एक्सिस पर होते हैं। इन साइड ऑफ एक्सिस, ये एक्सिस के साइड में होते हैं। इन पर कम रिपल्सन लगना चाहिए, पहले लगता था कम, इन पर ज्यादा। लेकिन ये टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। आप ध्यान देना मेरी बात पर। हम्म, अच्छा, टेट्राहाइड्रल शेप कैसी होती है? मान लो कि कोई कॉम्प्लेक्स टेट्राहाइड्रल है, Ml4 है, तो टेट्राहाइड्रल कहने से मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब है 109 डिग्री एंगल। तो टेट्राहाइड्रल शेप कैसी होती है? ऐसी होती है, ये एक लिगैंड है, और देखना ध्यान से, बाकी लिगैंड यहाँ होंगे, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक पीछे। ये टेट्राहाइड्रल शेप होती है। आपको क्या दिख रहा है? आप मुझे बोल के बताइए। एक लाइट में बंद कर देता हूँ जो अटक रही है बीच में। अरे नहीं, ये वाली नहीं है। आप मुझे बोल के बताइए, आपको क्या दिख रहा है कि अगर लिगैंड टेट्राहाइड्रली अटैक करते हैं, यहां से यहां से यहां से, टेट्राहाइड्रली, तो अगर लिगैंड टेट्राहाइड्रली अटैक करते हैं, पता है जेड एक्सिस और ये जो एंगल है इसकी आप गलत वो समझ रहे हैं जगह। देखो जेड एक्सिस यहां होता है ऐसे, वो 3D दिखाने में पेपर पे कैसे दिखाऊंगा मैं उठा के? ये जेड एक्सिस मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ऐसे, ये ऐसे है, तो वो आपको ये वाला बॉन्ड और जेड एक्सिस साफ साफ दिख रहे हैं, बल्कि जेड एक्सिस यहाँ है और ये बॉन्ड यहाँ है, इनकी अलग अलग पोजीशन है। दिख रहा होगा। अच्छा, तो तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है कि लीगैंड, मेटल और लीगैंड, यानी लीगैंड जब मेटल की तरफ बढ़ रहा है तो वो ज्यादा किसे रिपेल कर रहा है? T2 को या E को? बताने की कोशिश करो।
फिर मैं अपना आंसर बता दूंगा, वहीं टॉपिक खत्म हो जाएगा। T2 को या E को, किसे ज्यादा रिपेल कर रहा है? हाँ निखिल, ये आंसर सही है। आर्ट्स बेटा, ये तुमने गलत पेला है, और समय के साथ मैं देख रहा हूँ कि तुम और भी कम अकल चला रहे हो, मगर ऐसा क्यों कर रहे हो मुझे पता नहीं। अगर तुम्हें उसी कैटेगरी में जाना है बच्चे वाली, वो एक कैटेगरी बच्चों की, पता है, एक कैटेगरी बच्चों की होती है ये, कि हमारे सर कुछ करते तो हम कुछ करते, ये वाली जो कैटेगरी होती है ना, इस कैटेगरी में अगर अर्थ जाना है तो बड़ा आसान है जाना इसमें। इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस कॉपी किताब रख देनी है और देखना है क्या होगा। अब दोबारा दिमाग लगा के बताओ कि किस पर रिपल्सन जाता है। जो गलत आंसर देगा भाई, सुनाया तो उसे जाएगा ही, काम ही अपना सुनाने का है। हाँ, T2 आंसर है, क्योंकि जो टेट्राहाइड्रल वाले लीगेंड है वो भी एक्सिस से अटैक नहीं कर रहे हैं। अगर एक को दे छोड़ दो इसे, ये कहां से अटैक कर रहे हैं? ये एक्स और वाई के बीच है, एक्सिस के बीच। एक्स और वाई पता नहीं, दिख नहीं रहा, इतना अच्छा फिगर नहीं है ये तो सामने दिखे। अभी मैंने आज ऑफलाइन में भी पढ़ाया था, ये काफी बच्चे आते हैं, लेकिन उसमें भी मेरे को इतना मैं नहीं समझा पाया, क्योंकि मैंने ही सारे पेन पकड़े हुए थे, वहां भी बच्चों ने फिगर से ही समझा। और यकीन मानो, वो बच्चे अगर रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो रिकॉर्डिंग देखकर उनको यही लगेगा कि यहाँ सर ज्यादा समझा रहे हैं, काफी देर से समझा रहे हैं। 15-20 मिनट लगे थे मुझे, 6-10 पर तो मैं क्लास में गया था। हाँ, 5-10 पर, 5-10 या पर गया था, 5-15 पे क्लास शुरू हुई थी, और मैंने 6 बजे तक मुश्किल से सब कुछ खत्म कर दिया। तो वो देखेंगे तो उनको ये ज्यादा ही लगेगा कि हाँ, ये बड़ी डिटेल में बता रहे हैं। देखो, तुम मुझे एक बार हाँ या ना में बताओ, यकीन मानो टॉपिक खत्म है, एंड चल रहा है चैप्टर का भी। तुम मुझे हाँ या ना में बताओ कि तुम्हें ये दिख रहा है कि लीगैंड एक्सिस से अटैक नहीं कर रहा है, बल्कि एक्सिस के बीच से अटैक कर रहा है? ये बताओ। हम्म। हाँ ठीक है, तो भाई लीगैंड जो है वो एक्सिस के बीच से अटैक कर रहा है। कई बच्चों ने क्या दिया है, यान शर्मा क्या लिख रहा है, T2G होगा, अंश और अर्श। यार मैंने अंश की जगह अर्श को सुना सुना दिया, जबकि अंश ने लिखा था T2 होगा ना सर, और सुना मैंने दिया अर्श को। अर्श ने तो आंसर लिखा T2। तो ये पलट लो भाई, जो भी कहा गया था वो अंश के लिए था, अर्श के लिए नहीं। सुनो भाई, ये एक्सिस के बीच से अटैक कर रहे हैं, टेट्राहाइड्रल ये होती है एंगल, ये एक्सिस के बीच से अटैक कर रहे हैं, तो ज्यादा रिपल्सन इस पे लगेगा। इसको T2G नहीं बोलना है, टेट्राहाइड्रल में T2 बोलते हैं बस, T2, जी नहीं। तो इस केस में T2 की एनर्जी ज्यादा है और Eg की एनर्जी कम है, लेस एनर्जी। उल्टा हो गया, ध्यान रखना उल्टा। अरे इतना सा पैराग्राफ है यार, यकीन मानो मैंने तो इतनी देर लगाई भी है, वरना टीचर होते ना इसको फेल देते, और वो 70 बार पूछते भी नहीं कि ये आया समझ कि नहीं आया, और आप मुंह उठा के चले आते, वहां आप कुछ कहते भी नहीं।
वहां आपको बस ये दिखता है, ये खत्म वो खत्म। इतना सा टॉपिक है यार, ये देख, इतना सा है, यहाँ से शुरू हुआ है, इस पैराग्राफ में खत्म हो गया। ये मैं बता रहा हूँ ये क्या है। ये कह रहे हैं कि जो एनर्जी में डिफरेंस आता है ना T2G और E के, इसको क्रिस्टल फील्ड एनर्जी बोलेंगे। यहाँ पर E की कम है और T2 की ज्यादा है, तो ये डेल्टा O नहीं होगा, डेल्टा T होगा। E की कम है, T2 की ज्यादा है, ये डेल्टा T होगा। जो डेल्टा T है ना, मतलब यहाँ जो रिपल्सन लग रहा है ना E और T2 के बीच, वो कम है, क्योंकि 4 ही तो बॉन्ड बन रहे हैं। 6 बॉन्ड में रिपल्सन ज्यादा होता है, यहाँ कम रिपल्सन है। एक्चुअली में वो 4/9 है। ऑक्टाहाइड्रल में जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, उस स्प्लिटिंग एनर्जी का 4/9 है बस डेल्टा टी। यही सब आपसे पेपर में पूछेगा वो। अब वैसे तो ये यहाँ पर खत्म है ऑफिशियली, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ लास्ट टॉपिक में क्या लिखा है। ऐसे लिखा है लास्ट टॉपिक में, कलर। ये बिल्कुल ऐसे ही लिखा, आप पढ़ के देख लेना। कलर है, कलर कोई कंपाउंड क्यों प्रोड्यूस करता है? क्योंकि जब हम उस पर विजिबल लाइट डालते हैं, तो विजिबल लाइट में 7 कलर होते हैं, और उन 7 कलर में से मान लो 1 एब्जॉर्ब, एक एब्जॉर्ब हो गया। T2G वाले इलेक्ट्रॉन्स ने एक एब्जॉर्ब कर लिया, तो रिमेनिंग कलर 6 ही बचे। अब मान लो कि ये जो कलर है ये रेड है, 6 कलर मिलकर व्हाइट तो नजर आएंगे नहीं, रेड है। और ये जो है जो एब्जॉर्ब हुआ है, मान लो वो येलो है, तो व्हाइट लाइट में से येलो निकाला तो वो रेड बन गया। तो रेड और येलो को अगर मिला दो तो व्हाइट लाइट बन जाएगी। तो रेड और येलो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब ऐसे कलर जिनको मिलाने पर व्हाइट लाइट बन जाए। तो रेड और येलो को मिलाने पर व्हाइट लाइट बनती है। तो रेड और येलो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। ऐसा मैंने नहीं बताया था सन 75 में। अब जरा ये सुनो, देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर लिखे हैं, जैसे लिखा है कि ये कंपाउंड है, ये येलो एब्जॉर्ब करता है, दिखता वायलेट है। यानी कि अगर येलो को एब्जॉर्ब कर लो तो रिमेनिंग कलर वायलेट नजर आते हैं, 6 कलर। तो अगर वायलेट और येलो को मिला दो, वायलेट और येलो को मिला दो तो व्हाइट लाइट बन जाएगी दोबारा। वायलेट और येलो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। अब देखो ये रिएक्शन, कुछ नहीं है इस रिएक्शन में। मैंने कहा ना, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको लगेगा पता नहीं सर ने क्या छोड़ दिया। भाई लिगैंड क्या है, इस बात पे तो कलर डिपेंड करेगा ही, क्योंकि लिगैंड Eg और T2G के बीच की एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट करता है, और इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में कूदता है, तभी तो वो कलर देता है। T2G से Eg में कूदने के लिए इलेक्ट्रॉन कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, डिपेंड करता है कि लिगैंड कितना अच्छा है। अगर लिगैंड स्ट्रांग है तो T2G और Eg के बीच का डिफरेंस ज्यादा होता है। ऐसे में ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है T2G से Eg में जंप करने के लिए, तो ज्यादा एनर्जी वाला कलर एब्जॉर्ब होता है। ऐसा नहीं है कि आपको कलर बताना है, वो बस आपको ये समझा रहे हैं कि जब 6 लिगैंड निकेल के साथ H2O थे तो कलर ग्रीन था। एक इथाइलिन डायमाइन डाल दो अंदर तो कलर बदल जाएगा, यानी लिगैंड बदलोगे तो कलर बदल जाएगा। और इथाइलिन डायमाइन डालोगे तो कलर और चेंज हो जाएगा। तो कलर लिगैंड पर भी डिपेंड करता है, और लिगैंड पर तो डिपेंड करता ही है। लिगैंड ही तो T2G और Eg का डिफरेंस बनाता है, और अगर ये एनर्जी डिफरेंस ना होता तो इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में नहीं कूदता, और ना ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता तो रिमेनिंग कलर 7 से कम नहीं होते, और वो 7 से कम नहीं होते तो फिर वो सब्सटेंस आपको कलर्ड नजर नहीं आता। ये सभी बातें एज इट इज सेम है, आप पढ़ के देखना। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, यहीं पर ये चैप्टर लास्ट है। आपको खुली छूट है, आप अपना टॉपिक मैच कर सकते हैं,
कि क्या नहीं सर ने समझाया, क्या समझाया। ऐसा मैं कभी कुछ करता ही नहीं हूँ। यकीन मानिए आप सो सकते हैं आराम से। मुझको मालूम है कि क्या आएगा और क्या नहीं, और मैंने आपको बता दिया है कि जो सिलेबस में नहीं है और जो है। अगली क्लास में हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। सबसे पहले कन्वर्जन करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। अगर आपको जल्दी चाहिए तो मैं सीधा चैप्टर पढ़ा दूँगा, फिर पीछे के क्वेश्चन नहीं कराऊँगा। 10 दिन में चैप्टर खत्म हो सकते हैं दोनों, 3-3 क्लासों में 2-2। लेकिन अगर पीछे के क्वेश्चन करने हैं तो टाइम लगेगा, 20 दिन 15 दिन भी लग सकता है। चलो ठीक है। सर हुँ। तो असेंडिंग डिसेंडिंग फिर से कराओगे? एक ही क्लास में असेंडिंग, उसी में डिसेंडिंग और उसी में ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सब उसी में समझा के होमवर्क दे देंगे। मतलब पहले ये करवा के कन्वर्जन, उसके बाद चैप्टर होगा। हाँ, और जो पहले कन्वर्जन किए थे उससे टफ है इसके कन्वर्जन। ओके सर।